औरंगजेब के लिए महाराष्ट्र के एसपी विधायक अबू आजमी का प्रेम समाजवादी पार्टी के लिए भी गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि मुगलिया सोच से शुरू हुई यह सियासी लड़ाई और बुलडोजर कार्रवाई की मांग तक पहुंच गई है। हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या चल रहा है औरंगजेब को लेकर। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। अबू आजमी की मुगलिया प्रेम से शुरू हुई सियासी लड़ाई अब बुलडोजर एक्शन की मांग तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र स्थित क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर एक्शन की मांग उठ गई है। मथुरा के संतों ने औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। संतों का कहना है कि भारत एक पवित्र भूमि है, यहाँ भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया था। इस भूमि पर अत्याचारी की कब्र बर्दाश्त नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र में जो औरंगजेब की जो कब्र बनी हुई है, आज उसी विषय में यहाँ मीटिंग हुई है। हम सभी सनातन हिंदू चाहते हैं कि ऐसे आतताई, ऐसे जोरदार अत्याचारी औरंगजेब की कब्र हिंदुस्तान में क्या कर रही है? ऐसे व्यक्ति की कब्र को कांग्रेस सरकार ने संजोए रखा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब की कब्र को तुरंत बुलडोजर चला कर हटा देना चाहिए। जिसका एक खूनी इतिहास रहा है। बताते हैं कि लाखों जनेऊ देख करके वो पानी पीता था। ऐसे क्रूर व्यक्ति की, राक्षस व्यक्ति की कोई भी निशानी अगर भारत में है तो उसको तत्काल नष्ट करें। जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उसकी अस्थियों को सहेजने का जो काम किया गया है, उसके कब्र को भी अब खोद के फेंक देने का कार्य किया जाना चाहिए। उसकी अस्थि को, उसकी अंतिम अस्तित्व को भी भारत से अब उखाड़ के फेंकने की आवश्यकता है। साधु संतों की मांग पर मुस्लिम धर्म गुरु की भी प्रतिक्रिया आई है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि औरंगजेब एक मशहूर बादशाह थे। गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हैं और औरंगजेब की कब्र के बहाने हिंदुस्तान के मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। वो एक मशहूर बादशाह थे। उनसे नफरत जो गैर मुस्लिमों को है और ख़ास तौर पर धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारी और श्री कृष्ण जन्म स्थान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को जो नफरत है, वो नफरत बिला वजह की है, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से है। उधर महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को भी हटाने की मांग की है। नवनीत राणा ने कहा है कि महाराष्ट्र में केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का स्थान होगा और यहाँ औरंगजेब के विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनंती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। अब जब औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर का साया मंडराता दिख रहा है तो उसकी विचारधारा के समर्थकों में खलबली मच गई है। औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने वाले AIMIM चीफ असीदुद्दीन ओवैसी अब छत्रपति शिवाजी महाराज की यशोगान कर रही है। वैसे भी ओवैसी की जुबान छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर यूं ही शहद नहीं टपका रही है। इसके पीछे चुनावी फायदे की आस है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला लिया है। मायावती ने 2 दिन पहले ही अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन 48 घंटे में ही उन्हें पद से हटा दिया है। और इससे पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत तमाम पदों से हटा दिया था। आनंद कुमार पार्टी के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आनंद कुमार ने स्वेच्छा से, यानी अपनी मर्जी से पद छोड़ा है। इस रिपोर्ट में देखिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक और बड़ा फैसला लिया। भतीजे आकाश आनंद के बाद मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। उनकी जगह किसी और को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी गई।
आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के 48 घंटे के भीतर ही मायावती ने यू टर्न ले लिया। आनंद कुमार पहले की ही तरह बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मायावती के दिशा निर्देश पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। इस तरह बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से एक बार फिर से बड़ा सांगठनिक बदलाव किया गया है। आनंद कुमार की जगह सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। यानी अब जो दो नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी में होंगे वो हैं रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल। इससे पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ ही सभी पदों से हटा दिया था। भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके अलावा रामजी गौतम को भी बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। मायावती ने कुछ दिन पहले अपने पुराने भरोसेमंद और रिश्ते में समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला था। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि आनंद कुमार ने पार्टी और मूवमेंट के हित में एक पद पर कार्य करने की इच्छा जताई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब वो पहले की तरह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए मेरे निर्देशन में काम करेंगे। वहीं आकाश आनंद को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी पार्टी में आने का ऑफर दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी के आरपीआई में शामिल होने के ऑफर को फिलहाल दिया गया है। अठावले का मानना है कि इससे उनकी पार्टी को यूपी में मजबूती मिलेगी। जो आकाश आनंद जी है, जो मायावती के भतीजे है, उनको मायावती ने मतलब उनको पार्टी से निकाला है। तो आज मैं उनको आह्वान करना चाहता हूं कि बाबा साहब का मिशन अगर अपने को आगे बढ़ाना है तो हम सब लोग एक साथ आकर आगे बढ़ा सकते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की पार्टी है, इसलिए आकाश आनंद जी रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करे। इसी तरह का एक मेरा उनको ऑफर है और वक्त मिलेगा तो मैं उनके साथ बात करने वाला हूं। और वो अगर पार्टी में आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। कुछ दिन पहले ही लखनऊ में मायावती की अध्यक्षता में बीएसपी की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें यूपी, उत्तराखंड के साथ ही कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में मायावती ने पार्टी को मजबूत करने का मंत्र अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया था। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ मेले में कई रिकॉर्ड्स बने हैं, कई रिकॉर्ड्स टूटे हैं। 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया, तो वहीं महाकुंभ से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है। ऐसी ही सफलता की एक कहानी का जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और कहा है कि एक नाविक परिवार ने महाकुंभ से 30 करोड़ की आमदनी की है। न्यूज 18 की टीम भी उस परिवार तक पहुंची और पता लगाया कि परिवार की आमदनी कैसे हुई, कितनी हुई। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। विधानसभा के फ्लोर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की एक सक्सेस स्टोरी बताते हुए कहा कि प्रयागराज के एक नाविक परिवार ने 130 नावों से 30 करोड़ की आमदनी महाकुंभ से की। नाविक परिवार की आमदनी महाकुंभ में एक रिकॉर्ड बन गई। सीएम योगी के इस बयान के बाद प्रयागराज का यह नाविक परिवार सुर्खियों में आ गया है। प्रयागराज के अरेल निवासी पिंटू महारा के मुताबिक उनके परिवार में तकरीबन 100 लोग हैं। सबके पास मिलाकर 130 से ज्यादा नावें हैं। उनका कहना है कि करीब 12 नावें उनके पास पहले से मौजूद थी, लेकिन महाकुंभ के चलते उन्होंने 70 नई नावें बनवाई, जिसमें 7 मोटर बोट वाली नावें भी शामिल हैं। पिंटू महारा के मुताबिक महाकुंभ से पूरे परिवार को ही अच्छी आमदनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ मेले को लेकर ऐसा मैनेजमेंट नहीं होता तो यह कभी संभव नहीं था। महाकुंभ में नाविक परिवार मालामाल। पिंटू महारा के परिवार ने की करोड़ों की कमाई।
130 नाव से 30 करोड़ आमदनी का आंकलन। परिवार में 100 लोग, 130 से ज्यादा नावें। मोटर बोट वाली नाव से भी की आमदनी। एक नाव और मोटर बोट से कई चक्कर लगाए। पिंटू महारा के मुताबिक महाकुंभ में उम्मीद से ज्यादा कमाई हुई। परिवार के हर सदस्य को 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी हुई है। निषादों ने सब 5 लाख 4 लाख प्लस कमाया है, किसी ने तो 8-8 लाख कमाया है और हम लोग भी कमाए हैं। उनका महाप्रसाद माता रानी गंगा माता का महाप्रसाद के रूप में हम लोग भी पाए हैं। अच्छा, अगर इसके पहले आयोजन होता, इतनी भीड़ नहीं आती, तब भी क्या इतनी आमदनी हो पाती? नहीं हो पाती, तब नहीं हो पाती। योगी जी नहीं होते तो इतना होता ही नहीं, भव्य कुंभ नहीं होता, भव्य कुंभ डिजिटल कुंभ नहीं होता। मोदी जी योगी जी नहीं होते तो नहीं होता। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ 13 जनवरी से 12 फरवरी तक दिखाई दी। इस दौरान राज्य सरकार और मेला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम भी किए गए थे, जिससे देश दुनिया के लोग पवित्र स्थान के लिए प्रयागराज पहुँचे। सुनिए सीएम योगी ने इस परिवार के लिए क्या कहा। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। वही महाकुंभ में नाव के तय किए गए किराए से कई गुना ज्यादा आमदनी होने के सवाल पर पिंटू महारा ने कहा कि भीड़ के चलते नाव का संचालन काफी दूर से किया गया, जिससे लोगों ने स्वेच्छा से मुंह मांगा किराया दिया। पिंटू महारा के मुताबिक कई श्रद्धालुओं ने उपहार भी दिए। उपहार के रूप में पैसे, आभूषण और कपड़े भी दिए। उनके मुताबिक नाविकों ने महाकुंभ में मोटी कमाई के साथ ही पुण्य भी कमाए हैं। निषादों ने सब 5 लाख 4 लाख प्लस कमाया है, किसी ने तो 8-8 लाख कमाया है और हम लोग भी कमाए हैं। उनका महाप्रसाद माता रानी गंगा माता का महाप्रसाद के रूप में हम लोग भी पाए हैं। अच्छा, अगर इसके पहले आयोजन होता, इतनी भीड़ नहीं आती, तब भी क्या इतनी आमदनी हो पाती? नहीं हो पाती, तब नहीं हो पाती। योगी जी नहीं होते तो इतना होता ही नहीं, भव्य कुंभ नहीं होता, भव्य कुंभ डिजिटल कुंभ नहीं होता। मोदी जी योगी जी नहीं होते तो नहीं होता। अरेल इलाके के पिंटू परिवार का बेहद साधारण जीवन यापन कर रहा है, लेकिन अब तो सुर्खियों में आ गया है। पिंटू महारा की मां भी महाकुंभ के दौरान हुई कमाई से खुश नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ कर रही हैं। हम कहे थे कि बेटा नहाओ आओ, जिसके पास पैसा हो दे, जिसके पास नहीं है उसको भी स्नान कराना। गंगा माई आशीर्वाद दे, तुम बहुत ऊपर जाओगे। तो गंगा माँ ने आशीर्वाद दिया आप लोगों को। हाँ। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी प्रदेश के मुखिया हैं, इतना बड़ा मैनेजमेंट उनका। धन्यवाद कहते हैं योगी की, योगी ने बहुत धन्यवाद है। पूरे आयोजन के दौरान कई रिकॉर्ड बने। ऐसे में पिंटू महारा के परिवार की इनकम चर्चा में है। साधारण नाविक परिवार ने करोड़ों की इनकम की है। फिलहाल सीएम योगी ने इसे आस्था से आजीविका का नाम दिया है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि नाविक तो महाकुंभ में माला माल हो गए। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। जयपुर से बड़ी खबर बताते हैं आपको। महिला दिवस पर सरकार ने बड़ी सौगात दी है। लो फ्लोर बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की घोषणा की गई है। सभी श्रेणियों की लो फ्लोर बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की घोषणा की गई है। जयपुर शहर में JCTSL की चलने वाली बसों में फ्री यात्रा होगी। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को महिला दिवस पर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। तो ये बड़ी खबर जयपुर से। महिला दिवस पर सरकार ने बड़ी सौगात दी है, बड़ी घोषणा की है। लो फ्लोर बसेस में महिलाओं को 8 मार्च को मुफ्त में यात्रा या कहीं की फ्री में यात्रा करने की ये घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। सभी श्रेणियों की लो फ्लोर बसों में महिला फ्री में यात्रा कर पाएंगी। जयपुर शहर में JCTSL की चलने वाली बसों में फ्री यात्रा कर सकती हैं। तो 8 मार्च को महिला दिवस पर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी महिलाएं सभी लो फ्लोर बसेस में, सभी श्रेणियों की बसें।
सीएम भगवंत मान से बातचीत नाकाम होने के बाद किसानों में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। किसानों ने आज चंडीगढ़ मार्च का ऐलान किया था। सुबह जब किसान चंडीगढ़ कूच करने के लिए गए तो पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की। किसानों के उग्र होने पर कई किसानों को हिरासत में लिया गया। चंडीगढ़ माजरा टोल प्लाजा पर कई किसानों के हिरासत में लिए जाने की भी बात कही जा रही है। इस खबर के जरिए ये पूरी रिपोर्ट को समझते हैं। मनिया मंगान लागू करवा के रहांगे सरकार वालों मंगा सी जड़ियां साडियां खेती नाल संबंधित वो हर एक बार मन लैंदे पर लागू नहीं करते। किसानां नाल टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पंजाब सरकार किसानां दी मंगां तो भगौड़ी हुई भी है। पंजाब में किसानों का बड़ा प्रदर्शन, सुरक्षा कड़ी, किसान सरकार में अड़ी, शहर की चौहद्दी, पुलिस की नाकेबंदी। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। खासकर चंडीगढ़ में घुसने के सभी संभावित रास्तों को सील कर दिया गया है। भारी संख्या में पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस की तैनाती की गई है। भागो माजरा टोल प्लाजा, लांडा चुन्नी रोड और जिकरपुर राजपुर रोड जैसे संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात है। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी भी गाड़ी को बिना जांच के आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। चंडीगढ़ के जितने भी बॉर्डर्स हमारे लगते हैं वो सारे बॉर्डर्स को हमने वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, बैरिकेडिंग करी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और वहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 7 दिनों तक मोर्चा जारी रखने का ऐलान किया है, लेकिन प्रशासन ने चंडीगढ़ में किसी भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। इसको लेकर पंजाब के कई इलाकों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। तो आज का कार्यक्रम जो किसानों मजदूरों के मानव अधिकार है उनको जबर के विरोध में हम लोग, और जो एसकेएम की सभी यूनियन को डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया, उनको जो पीसफुली कार्यक्रम नहीं करने दिया, उसके विरोध में आज के कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं। हाँ, सारा पीसफुली होगा, सबका कोई हमारा कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं है, बिल्कुल पीसफुली रहेगा। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। 18 एंट्री पॉइंट पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं और करीब 2000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं प्रदर्शन को लेकर पंजाब के कई इलाकों में तनाव बना हुआ है। लगातार जो कॉल दी गई थी किसानों की तरफ से और उसको देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस लगातार आपस में कोऑर्डिनेशन जो मीटिंग्स की गई है, मोहाली के एसएसपी भी यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब पुलिस ने भी जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए अलग अलग जो एरियाज हैं वहां पर पूरी तरह से पुलिस फोर्स डिप्लॉय की है। क्योंकि देखिए बहुत अहम हो जाता है, अगर एक जगह इकट्ठे होते हैं तो एकदम आगे बढ़ते हैं। जैसे दिल्ली वाला माहौल बना था उस तरह का माहौल ना बने। आपको दिखा दें कि किस तरह से जो पुलिस की तरफ से तैयारी की गई है उसका बहुत, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस अलग और पंजाब पुलिस अलग अपने लेवल पर जो है वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और पूरे जितनी भी जो गाड़ियां हैं बाहर से जो गाड़ियां आ रही हैं चंडीगढ़ की तरफ एंटर हो रही हैं उनकी पहले से पंजाब पुलिस जो है वो देख रही है, और कई लोगों को डिटेन भी किया गया है। मकसद यही है कि किसी भी तरह से कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, किसी भी तरह से कोई जो शरारती तत्व है किसी तरह की हरकतें ना करे, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए लगातार पुलिस की तरफ से भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 मांगे सरकार के सामने रखी हैं। सीएम भगवंत मान के साथ बैठक भी हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई और मुख्यमंत्री की अपील के बावजूद किसान नेताओं ने अपना प्रदर्शन शुरू किया, जिसका असर अब पंजाब के अलग अलग जिलों में दिख रहा है। किसानां नाल टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। बड़ी खबर आ रही है बीकानेर के महाजन से। सामरिक दस्तावेज जासूसी का मामला, आरोपी भवानी सिंह को महाजन लेकर आईबी की टीम पहुंची है। रेलवे स्टेशन महाजन में भवानी सिंह कार्यरत था। पाकिस्तान की जासूस को गोपनीय जानकारी भेजी थी। रेलवे स्टेशन पर आर्मी के मूवमेंट के फोटोज, वीडियो भेजने का आरोप लगा है। आपको बता दें रेलवे स्टेशन के ऑफिस से सेना से जुड़े पत्र भी भेजने का आरोप लगा है। तो ये एक बड़ी खबर बीकानेर के महाजन से आपको बता रहे हैं। यहां पर सामरिक दस्तावेज और जासूसी के मामले में आरोपी भवानी सिंह को महाजन लेकर आईबी की टीम, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम पहुंची है। रेलवे स्टेशन महाजन में भवानी सिंह कार्यरत था और पाकिस्तान की जासूस को इसने गोपनीय जानकारियां भेजी थी। रेलवे स्टेशन पर आर्मी के मूवमेंट के फोटोज, वीडियोज भेजने का आरोप लगा है। रेलवे स्टेशन के ऑफिस से
शिवसेना से जुड़े पत्र भी भेजने का आरोप भवानी सिंह पर लगा है। और पुलिस आपको ये बता दें कि जब इसको पकड़ा गया फिर उसके बाद आईबी की टीम उससे लगातार पूछताछ कर रही है। रेलवे स्टेशन महाजन में यह भवानी सिंह नाम का आरोपी कार्यरत था। नागौर के मेड़ता सिटी से खबर आपको बताते हैं। अब 13 करोड़ 71 लाख का मायरा जिले में अब तक का सबसे बड़ा मायरा दिया गया है। मेड़ता सिटी के शेखासनी गांव में यह मायरा भरा गया है। 1 करोड़ 31 लाख नगद, 6 प्लॉट, 80 बीघा खेती की जमीन, मायरे में 1 किलो 60 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी और ट्रैक्टर मायरे में दिया गया है। रामलाल जी, तुलसाराम जी, बहुराम फरोदा बेदागढ़ आप रे राजूराम जी बेड़ा रट लाया सा हैकानी में नाथूराम जी राजूराम जी बेड़ा रे कुल मायरो 13 करोड़ 71 लाख रहियो सा जकान महीने साहब 1 करोड़ 97 लाख रो 5 किलो चांदी है, 1 हवा किलो सोना है, 1 बोलेरो गाड़ी है और 1 1035 ट्रैक्टर है और 6 प्लॉट है सर। 1 प्लॉट बोरुंदा चौराहे में 91/40 को, 1 7 रोड पर है 25/50 को, 1 81 रोड पर है 25/50 को, 1 प्लॉट रेन रोड में 37/71 को, 2 प्लॉट मेड़ता रोड में 25/50 का और 80 बीघा जमीन है 60 और रोकड़ रुपया 1 करोड़ 31 लाख 50 पटेरी तिवारी ऐसा गौशाला वास्ते 5,11,000 टोटल।